हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म यानी ट्रांसलेशन के इलोंगेशन स्टेप का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? इलोंगेशन स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप ट्रांसलेशन के इनिशिएशन स्टेप का वीडियो लेक्चर जरूर देखिए जो मैंने इसके पहले बनाया हुआ है, तब जा करके आप इसको उस वीडियो के साथ लिंक करके आप इस मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। क्लियर? क्योंकि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी इनिशिएशन में ये और सारी बातें लगभग मैंने वहीं डिस्कस की हैं। ओके, तो इलोंगेशन स्टेप की अगर हम बात करें तो इलोंगेशन स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बार जब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई यानी राइबोसोम मशीनरी पे जब पहला पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड्स के बीच बन जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब उस इनिशिएशन के बाद सिर्फ प्रोसेस को कंटिन्यू करना है यानी राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर वन बाय वन स्टेप करके उस पर स्लाइड करेगा। ठीक है, तो वन स्टेप का मतलब यहाँ एक जेनेटिक कोडॉन है, तो एक जेनेटिक कोडॉन रीड हो गया, अमीनो एसिड ऐड हो गई, फिर राइबोसोम स्लाइड करके एक जेनेटिक कोडॉन आगे आएगा। ठीक है, और फिर उस पर नई अमीनो एसिड बाइंड होगी, फिर वो अमीनो एसिड उस पेप्टाइड से अटैच होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे पेप्टाइड का जो चेन है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल इसको समझ सकते हैं, जैसे ये एमआरएनए है, हमारा एमआरएनए पे राइबोसोम लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 साइट होती है, मैंने आपको बताया था, ए साइट, पी साइट, ई साइट। तो पेप्टाइड चेन हमेशा आपको पी साइड में ही दिखेगा। ठीक है, तो पी साइट में हमारा पेप्टाइड चेन मौजूद है यहाँ पे, और ये पेप्टाइड चेन आप देख सकते हैं ए साइट में एक नया अमीनो एसिड आया हुआ है टीआरएनए के साथ। तो ये पेप्टाइड का जो लास्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, जो टीआरएनए पे जुड़ा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसके ऊपर करेगा और ये पूरा पेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड बना करके इस नए टीआरएनए पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से ये पूरा कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हो जाएगा इस नए वाले पे। ठीक है, अब जब यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये पूरा चेन इस पे शिफ्ट हो गया, फिर राइबोसोम हमारा एक स्टेप आगे खिसक आएगा। जब एक स्टेप आगे खिसकेगा तो ये वाला टीआरएनए फिर पी साइड में नजर आएगा और पी वाला मूव करके कहाँ चला जाएगा? ई साइड में। तो इसलिए अगला डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो देखिए पूरा पेप्टाइड चेन इस वाले से इस पे शिफ्ट हो गया था और ये इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो गई और ए साइड फिर से खाली हो गया इस मूवमेंट की वजह से। तो जब ए साइड फिर से खाली हो गया तो अब वहाँ पे एक नया अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आकर के बाइंड कर सकता है और फिर उस पर वो वही चीज़ दोबारा होगी, पेप्टाइड फिर अटैक करेगा और उस पर अटैच होगा और फिर राइबोसोम की स्लाइडिंग होगी, इनका रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो जाएगा और जो ई साइड में गया वो वहाँ से आउट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा इलोंगेशन रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, वन बाय वन राइबोसोम खिसकता रहेगा, एक एक अमीनो एसिड आती रहेंगी और हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। जब स्टॉप कोडॉन इस ए साइट में आ जाता है, ठीक, तो स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं क्योंकि उसमें किसी भी अमीनो एसिड को कोड करने का कोई मैसेज नहीं होता है। तो इसीलिए जब स्टॉप कोडॉन ए साइट में अपीयर होगा तब जाके हमारा प्रोसेस स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, वरना ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस इलोंगेशन प्रोसेस को बनाए रखने के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जो राइबोसोम मशीनरी के स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रहते हैं। तो वो इलोंगेशन फैक्टर 2 हैं हमारे पास बैक्टीरिया में, एक इलोंगेशन फैक्टर टीयू और दूसरा इलोंगेशन फैक्टर टीएस। टीयू और टीएस ये दोनों मिलकर काम करते हैं और टीयू को काम करने के लिए जीटीपी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो जीटीपी एनर्जी के साथ मिल करके इलोंगेशन फैक्टर काम करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं टर्मिनेशन का कि टर्मिनेशन इसका कैसे होगा। देखिए टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही ये मान लीजिए हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इलोंगेशन से ये बढ़ता जा रहा था, ठीक है, एफमेट फर्स्ट अमीनो एसिड। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि टर्मिनेशन स्टेप में जैसे ही हमारा स्टॉप कोडॉन अपीयर होगा ए साइट में, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करती थी, तो स्टॉप कोडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस यानी क्योंकि इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए किसी अमीनो एसिड को अट्रैक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे किसी अमीनो एसिड की बाइंडिंग नहीं होगी। तो जब किसी अमीनो एसिड की बाइंडिंग नहीं होगी तो अब प्रोसेस तो आगे कंटिन्यू हो नहीं सकता, तो इसलिए प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो कैसे स्टॉप होगा उसको समझिए। तो पहले हम लोग स्टॉप कोडॉन की बात करते हैं। देखिए स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, UAG, UGA एंड UAA। ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोडॉन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 64 जेनेटिक कोडॉन होते हैं, लेकिन 64 में से 61
आपके सेंस कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और रिमेनिंग 3 जो बच गए वो रिमेनिंग 3 आपके स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टॉप कोडॉन है आपके पास। क्लियर? तो तीनों का एक अपना यूनिक नाम भी होता है। UAG को बोलते हैं अंबर, UGA को बोलते हैं ओपल, और UAA को बोलते हैं ऑक्री। क्लियर? तो अंबर, ओपल, ऑक्री, ये 3 हमारे स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक, तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन ए साइट में आपका आ जाएगा, ए साइट में अपीयर होगा, तो अमीनो एसिड तो बाइंड करेगा नहीं, तो बाइंडिंग किसकी होगी? तो यहाँ पे बाइंडिंग होगी एक रिलीजिंग फैक्टर की, एक प्रोटीन का, उसको हम ऐसे बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग होगा रिलीजिंग फैक्टर RF, रिलीजिंग फैक्टर का। तो कई तरह के रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, 1 2 3, लेकिन हम लोग बेसिकली 2 की बात करेंगे क्योंकि तीसरा भी कैरेक्टराइज नहीं हुआ है ठीक से, है ना। तो रिलीजिंग फैक्टर 2 टाइप के हो सकते हैं, RF1 और RF2। देख सकते हैं, RF1 रिकॉग्नाइज करता है UAG और UAA इन 2 स्टॉप कोडॉन को, यानी इन दोनों में से कोई भी स्टॉप कोडॉन होगा तो RF1 आकर के बाइंड कर लेगा। और RF2 रिकॉग्नाइज करता है UAA और UGA को। ठीक है, तो ये अगर ये कोडॉन्स होंगे तो ये RF2 बाइंड कर लेगा। अब देखिए दोनों में UAA कॉमन है तो कोई भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये रिलीजिंग फैक्टर आकर के ए साइड पे बाइंड करेगा, और जब ए साइड पे बाइंड कर लेगा तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब जब अटैच हो गया तो जैसा कि पेप्टाइड का नेचर था कि यहाँ पे अगर अमीनो एसिड आती थी तो वो पेप्टाइड उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक अभी भी करेगा क्योंकि उसका नेचर है, लेकिन अब यहाँ पे अमीनो एसिड तो है नहीं, तो जब अमीनो एसिड नहीं है तो ये रिलीजिंग फैक्टर इस पेप्टाइड का रिएक्शन करा देगा वाटर मॉलिक्यूल से, H2O से। और आप जानते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जब कहीं H2O रिएक्ट करता है तो हाइड्रोलिसिस कॉज करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जैसे इस पर अटैक करेगा तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा बल्कि हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और ये चेन यहीं से टूट करके, जो प्रोटीन का चेन बना हुआ है वो यहीं से टूट करके अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर बाइंड करेगा, रिलीजिंग फैक्टर उस पॉलीपेप्टाइड चेन जो सिंथेसाइज हुई है उसका रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल से करा देगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, चेन वहीं से टर्मिनेट होकर के अलग हो जाएगी। नतीजा, रिजल्ट क्या होगा कि पूरी मशीनरी डिसोसिएट हो जाएगी, mRNA अलग हो जाएगा, RNA के दोनों सब यूनिट यानी 30 सब यूनिट एंड 50 सब यूनिट ये भी सेपरेट आउट हो जाएंगे, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है वो भी अपने कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के साथ इस तरह से सिस्टम में सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला वाला NH2 है और जो ग्रोइंग रीजन था उधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटीन की जो टोटल सिंथेसिस होती है वो N2C डायरेक्शन में होती है, यानी अमीनो टर्मिनल से कार्बोक्सिलिक टर्मिनल में सिंथेसिस होती है। तो N2C डायरेक्शन याद रखिएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, मशीनरी डिसोसिएट हो जाएगी और हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप होगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जो प्रोटीन बनी है वो सिर्फ अमीनो एसिड की चेन है, अभी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का इस्तेमाल तब तक सेल नहीं कर सकती जब तक इसको फोल्ड ना किया जाए। तो इसको फोल्ड करने के लिए सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये उन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगी फोल्डिंग के लिए, और उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं चैपेरोन एंड चैपेरोनिन, चैपेरोन एंड चैपेरोनिन। चैपेरोन को बेसिकली हम लोग हीट शॉक प्रोटीन भी बोलते हैं, HSP प्रोटीन यानी हीट शॉक प्रोटीन, क्योंकि इनकी डिस्कवरी हीट शॉक म्यूटेंट में हुआ था, हीट शॉक ट्रीटमेंट देने पे हुआ था, इसीलिए इनका नाम हीट शॉक प्रोटीन रखा गया। तो चैपेरोन हमारा हीट शॉक प्रोटीन भी कहलाता है, और चैपेरोनिन, तो इनकी मदद से इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करके, ठीक है, नेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन को, ताकि वो एक्टिवेट हो सके। तो ये हमारा एक्टिव प्रोटीन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का फोल्डिंग होने के साथ साथ इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन खत्म हो गया, ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद प्रोटीन बन चुकी है, अब उसका केमिकल मॉडिफिकेशन होना है। तो इसलिए जो भी केमिकल मॉडिफिकेशन होना है उन सभी इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद हो रहा है, तो इसलिए जो भी केमिकल मॉडिफिकेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस, चाहे वो फोल्डिंग हो,
चाहे इस पे केमिकल ग्रुप्स का अटैचमेंट हो, जैसे मेथिल ग्रुप ऐड करेंगे तो मेथाइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे फॉस्फोराइलेशन, एसिटिल ग्रुप ऐड करेंगे एसाइलेशन, है ना, यूबिक्विटिन प्रोटीन ऐड करेंगे तो यूबिक्विटिनाइलेशन। तो जो भी केमिकल मॉडिफिकेशंस होंगे उन सभी मॉडिफिकेशंस को हम लोग एक ही हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट होता है। ओके।